नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छी होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आग लगा दीजिएगा, ठीक? क्योंकि अब पेपर के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 12-13 दिन हैं, तो आप अपनी कमज़ोरियों को देखिए, मौक दीजिए, उसमें जो आपकी कमज़ोरी हो, उसे पकड़िएगा, ठीक? मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको आपको दोस्तों यही करनी है कोशिश कि मुझे किसी भी कीमत पे हिंदी में कम से कम 22, 23, 24, 25 इसके अंदर मतलब इतने नंबर रहने चाहिए। 25 में 25 आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, 24 आ जाए कोई दिक्कत। और मैं बता दूं अगर जिसके पास आदित्य पब्लिकेशन बुक है वो चार्ट डाले, मतलब उसे पूरी की पूरी पढ़ डाले, समझा कि नहीं? वो उससे बाहर जाएगा नहीं दोस्तों, कभी ना गया है ना जाएगा, समझा कि नहीं? अगर आप देखेंगे तो देख लीजिएगा, और जिसके पास बुक नहीं है वो चाहे तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कम समय में मतलब पूरा कवर है। लगभग पूरी बुक मुझे लगता है 21 घंटे की भी ना होगी, 15 घंटे में पूरा है दोस्तों। मतलब अलग अलग चैप्टर, एक एक चैप्टर दिया है, 40-40 मिनट में कंप्लीट है, तो देख सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब देखना ही है, बुक हो तो बुक सबसे बेस्ट होती है, उससे बेस्ट कुछ नहीं दोस्तों, उसे देख डालिए आप लोग, ठीक? तो ये चीज़ है। बाकी में देखिए हिंदी अगर आपकी पूरी सही हो गई और मैथ, ये 2 चीज़ पे मैं फिर कह रहा हूँ, 45 प्लस नंबर अगर आ गए आपके, तो और दोस्तों अगर उधर आप जो है 40 नंबर ले आए तो ठीक है, नहीं अगर 35 भी नंबर आ गए, 35 प्लस, तो आराम से 80 प्लस आप हो जाएँगे, और किसी भी कीमत पे 80 से नीचे ना ही आइए दोस्तों, क्योंकि अगली बार 74 कट ऑफ गई थी, इस बार 80 मान के अगर देखिए 80 लाएँगे तो फाइनल तक पहुँचने की उम्मीद रहेगी। अगर हमारा पीली निकल भी गया तो हम क्या उम्मीद करें कि फाइनल में हो जाएगा? तो इससे अच्छा है कि पहले से ही फाइनल का प्लान बना के चलो, ताकि मतलब फाइनल में हम कहीं कम से कम अगर 80 प्लस ले आए, 82 ले आए, 83 ले आए, तो हम फाइनल में आराम से अपनी टाइपिंग के जरिए 50 में टाइपिंग कम से कम 48-49 ले आएँगे, तो आराम से हम कट ऑफ को पार कर चुके होंगे, ठीक? तो ये चीज़ आप करिएगा दोस्तों, मैं हमेशा आपको सही बता रहा हूँ और ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक? तो ये चीज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप लोग पढ़ ही रहे हैं जम के, मेहनत जितना ज़्यादा कर सके करते रहिए। देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ये देखिए हमारा नया प्रैक्टिस सेट है, यानी ये हम अगर बात करें आपको तो एक्सपेक्टेड जो अति संभावित प्रश्न वाले नहीं है, तो वही मान लीजिए पोर्शन है, क्योंकि इस बुक के जितने भी स्टेनो, ग्रुप डी और जीएस मतलब वो ग्रुप सी, जितने भी क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट पूछे गए थे, सॉरी, जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उन सबकी प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दी है। सारे के सारे प्रैक्टिस सेट हो गए 2014 से लेकर 2022 तक, 2021-22 तक जितने भी पूछे थे सारे मैंने करा दिए, ठीक? अब देखिए दोस्तों हम यहाँ से एक्सपेक्टेड की ओर मूव करेंगे, यानी एक्सपेक्टेड है जो पूछे जा सकते हैं। देखिए इसलिए यहाँ पे व्याख्या नहीं दी है, व्याख्या मैं अपने हाथों से करूँगा, तो आप उसकी टेंशन ना लीजिए, बस आप पढ़ते रहिए। देखिए हम शुरुआत करते हैं जीएस से दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा 26 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसने हज़रत आला की उपाधि ली है? यानी हज़रत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने की थी। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो है क्या चलाया था? तो रुपया चलाया था दोस्तों, ठीक? क्या चला था? रुपया चलाया था। और दूसरी चीज़ है कि शेरशाह सूरी और हुमायूँ के बीच में एक कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। आपको याद होगा, चौसा का भी युद्ध हुआ था। याद है कि नहीं? याद नहीं है तो याद कर ही लीजिएगा। मैं क्रम आपको बताऊँगा, सारे युद्धों का और सारी घटनाओं का क्रम बताऊँगा। देखिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूँ, देखिए सिकंदर लोदी जो थे, इनके बारे में मैं बता दूँ कि 1504 ईस्वी में क्या हुआ था। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। डेट भी इम्पोर्टेंट है, शहर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक? दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हुमायूँ का मकबरा बनवाया था। हुमायूँ का मकबरा दोस्तों बनवाई थी हाजी बेगम। देखिए निसा जो बेगम थी, आपको पता है जहांगीर के समय थी, और मुमताज महल, तो इनको तो आप जानते होंगे, ताजमहल जो इन्हीं के नाम पे है। तो ये किसकी थी? तो शाहजहां की बेगम थी। तो आपको इन दोनों को तो ऑप्शन वैसे भी हटा देना था, लिखा था शाह बेगम और हाजी बेगम, तो हाजी बेगम हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन है, टोडरमल बंदोबस्त संबंधित था। तो दोस्त देखो, टोडरमल व्यवस्था जो थी ये भू राजस्व से संबंधित थी, ठीक? किससे संबंधित थी? भू राजस्व से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। दोस्तों देखिए बिल्कुल इजी याद करना। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा का ही है, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का है। और उसके बाद बनावली, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो ये दो हटा दीजिए, अब बचे कौन बताइए आप? सरानाहर और महादहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इजी हो गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की कौन थी, यानी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आजाद हिंद सरकार, इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अब देखिए दोस्तों, हम किसी भी सरकार को चुनते हैं तो शुभ आस के साथ चुनते हैं, यानी शुभ आस यानी सुभाष हो जाएगा, ठीक?
ये हो जाएगा। अगर यहीं पे लिखा होता आजाद हिंद फौज, क्या लिखा होता आजाद हिंद फौज, तो देखिए फौज में होते हैं बिहारी, तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस। ठीक, ऐसे याद कर लीजिएगा, आराम रहेगा आपको। लिखा किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही की रचना की है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, और ये किसने की, सवाई राजा जयसिंह ने की। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारतीय मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है। अब इनको पटक पटक के मारे, पहले में अगर अगर जिंदा होते दोस्तों तो हम लोग क्या करते पता है, हम लोग सब लोग पहले चलते फ्लाइट से, चलते उतरते बेटे, इनको पहले पीटते, फिर वहां फ्लाइट पकड़ते, फिर इंडिया आते। ठीक मतलब ऐसे हंसी मजाक है, तो ये चीज है। तो इनको ये कहे थे चार्ल्स ग्रांट। अब देखिए दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, 2 प्रैक्टिस सेट, ये मतलब इसमें 3 की 4 प्रैक्टिस सेट मतलब अनएक्सपेक्टेड है, मतलब सॉरी अनएक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी मतलब संभावित प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। ठीक, तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम एक नई बुक आपको और करा देंगे, यानी 10-12 प्रैक्टिस सेट और करा देंगे, तो हम लगभग लगभग दोस्तों मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके होंगे और हमारी मैक्सिमम तैयारी भी हो चुकी होगी। तो थोड़ा ध्यान से इसलिए देखिएगा। लिखा है कि सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति को नियुक्त किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस जी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ देखिए दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री में, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन जीएस संगम बुक में जो करा रहा था, जरूर मैं कहता हूँ देखिए। नहीं देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं फिर बता दे रहा हूँ। क्योंकि करंट छोड़ बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो वहां से नहीं नजर आएगा। आप पेपर दे कराना, मैं पेपर आपको प्रैक्टिस में मॉक करा दे रहा हूँ, जितने भी कराया हूँ अभी तक। मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से ना हो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा। अभी ये देखिए, जितना ये कराने जा रहा हूँ, जितना वो हिस्ट्री कराया हूँ, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन थे, मैं भी तो कर रहा हूँ, आप ही के साथ ही तो कर रहा हूँ दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के वहीं से थे, समझे कि नहीं। और देखिए ये सब क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ हाल ही में, एक मैराथन डाली थी उसमें, इंडियन ज्योग्राफी 3.5 घंटे में पूरे क्वेश्चन जितने भी थे, लगभग 3-4 या 2500 क्वेश्चन आसपास रहे, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। स्पीड भी तेज थी उसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपका टाइम बच जाएगा, आप जरूर देखें दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा, किस देश के साथ भारत की स्थलीय और जलीय सीमा लगती है। मैंने दो आपको कई बार बताया कि जलीय और स्थलीय सीमा जो है लगने वाले देश, और नहीं लगती है, ये पूछा है ऑप्शन में। ठीक, क्या लगता है, नहीं लगती। यहाँ पढ़ के आंसर नहीं देने चले जाना है, नहीं देना। देखिए श्रीलंका की जो सीमा है ना, केवल दोस्तों ये जलीय सीमा, स्थलीय सीमा हमारी नहीं लगती है, जबकि म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इन सबसे लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाबर उस क्षेत्र को कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाबर में नदियां जो है विलुप्त हो जाती है, और तराई क्षेत्र में नदियां पुनः प्रकट हो जाती है। मतलब भाबर का क्षेत्र क्या होता है, यहाँ नदियां अंतर ध्यान हो जाती हैं, और तराई वाला क्षेत्र में नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं, समझा कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ये जो बनाए हैं ना, ये मानते हैं ऑप्शन नंबर बी, कि जहाँ विलुप्त नदियां पुनः प्रकट होती, तो ये मेरा मानना है ये खादर का क्षेत्र हो जाएगा, सॉरी तराई वाला क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खादर भाभर, यहाँ देखिए ये तराई वाला क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा है, तराई वाला क्षेत्र हो जाएगा, नदियां जहाँ पुनः प्रकट हो जाती है, भाभर ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये कौन सा है। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। देखिए गर्म पानी कंचनजंगा, देखिए कंचनजंगा मुझे पता है कि सिक्किम का है, बिल्कुल पहला लगा दीजिए, तो दूसरे का डी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे चलिए ऑप्शन में, दूसरे का डी, तो ये हट गया, ये हट गया। ठीक, डम्फा हमें पता है कि डम्फा जो है ये कहाँ का है, मिजोरम का है, तो ये चौथे का ए होना चाहिए, चौथे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी। गर्म पानी कहाँ है, तो असम में पड़ जाएगा। गर्म पानी कहाँ मिलेगा, तो असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, गर्म पानी सी हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम का है ही, और किन्नर सानी है जीव, तो तेलंगाना का है। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, अपने उसमें नोट कर लूंगा, किसमें, जहर वाली सीरीज में। ऐसे मैं पढ़ता ही हूँ दोस्तों, मेरी हैबिट है, जो चीज मुझे नहीं मिलते हैं क्वेश्चन, तो मैं उनको वहां नोट कर लेता हूँ, टाइम टू टाइम रिवीजन किया करता हूँ, उससे हमारी तैयारी और मजबूत हो जाती है। देखिए भारत में कर्नाटक के कोल्लार खान से सोना निकाला जाता है, यह खान किस चट्टान में है। देखिए सोना, जैसे धातु वाली चट्टानें मैंने आपको बताई थी कि सोना क्या है, धातु है, सोना चांदी ये सारी क्या है, धातु है, और ये कोलार से निकलती है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कौन सी, धारवाड़। बताइए अच्छा दोस्तों, अगर किसी चट्टान में धातु है, ठीक, धातु मिलता है या खनिज मिलता है, तो वो चट्टान मजबूत होगी और धड़ धड़ करेगी, धातु क्या करे, धड़ धड़, तो धड़ धड़ यानी धारवाड़। ठीक, ये चीज है। कोयला किस क्रम में मिलती है, कुडप्पा। देखिए कोयला यानी गुंडे होते नहीं है, कुडप्पा, कोयला यहीं से मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कुडप्पा नहीं, गोंडवाना से। कोयला कहाँ से मिलता है, गोंडवाना। देखिए टिरिक न याद होती तो भी गलत हो जाता, टिरिक याद है ना। गोंडवाना में है गुंडा,
और साउथ के गुंडे होते हैं काले, तो काला होता है कोयला, तो कोयला गोंडवाना, तो गोंडवाना कोयला, ठीक। अब देखिए अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है, तो ये कौन सा जोड़ता है? कोलकाता से, कोलकाता को हजीरा से। अगला भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप ये सारे क्वेश्चन तो कराया हूँ, अभी जस्ट करा ही रहा हूँ। विश्व भूगोल दोस्तों इतना लाजवाब करा रहा हूँ कि क्या ही बताएं, जरूर देखिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा अफ्रीका। देखिए कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को माही नदी भारत में 2 बार काटती है, राजस्थान में दोस्तों। और अगला मकर रेखा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका में। अगला है कि नवंबर 2018 में तमिलनाडु में किस चक्रवातीय तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया? 2018 का क्वेश्चन अति आवश्यक में डाले हैं दोस्तों, क्या ही बताएं। गाजा है, याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस समय दोस्तों आप देखे होंगे चक्रवात फेलांग जो है ना, ये आया हुआ था, तमिलनाडु के तट पे आया हुआ था, अभी मतलब जल्दी की न्यूज है। तो ये बना था कहाँ से? तो इंडोनेशिया से बना था, बंगाल की खाड़ी होते हुए तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है उसके आसपास और कुछ द्वीपों को जो है प्रभावित किया था, पौंडीचेरी वगैरह, तो वहां पे प्रभावित किया था ये। और इसका नाम किसने दिया था? तो नाम दिए थे सऊदी अरब ने। तो ये थोड़ा याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है गिफेन निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच होती है। देखिए ये होती ऋणात्मक होती है ये दोस्तों इकोनॉमी का मतलब है पोर्शन, और इकोनॉमी के सिद्धांत पे आता है, ठीक। कि गिफन निम्न स्तरीय, यानी गिफन वो वस्तु होती है जो निम्न स्तरीय है, तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच निम्न थे। बताओ दोस्तों, अगर कोई घटिया वस्तु है तो उसकी हम मांग करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों, हम क्यों मांग करेंगे उसकी? तो उसकी तो सीधी सी बात ऋणात्मक हो जाएगी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मैंने सिडबी का मुख्यालय खुद जाके देखा, लखनऊ में है दोस्तों, ठीक। वहीं बगल से जब गुजरा तो लिखा था सिडबी हेडक्वार्टर, तो मैंने कहा बहुत सही। तो ये है, और इसकी स्थापना कब हुई है ये सब आप बताएंगे हमें कमेंट में, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक। सिडबी है, नबार्ड है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति गठित की गई? देखिए बैंकिंग, बैंकिंग याद देखिए, अब इसकी ट्रिक मैं बता दूं। बैंकिंग इसमें क्या है? किंग है, क्या है? किंग। और देखिए बैंकिंग किंग इसमें से बताइए कौन हो सकते हैं? नरसिंह, यानी जो भगवान है नरसिम्हन, नरसिम्हन समिति, यानी भगवान ही हमारे राजा हो सकते हैं, तो नरसिंह यानी नरसिम्हन समिति। अब ये हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है चलैया समिति कर से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीय करण का अस्त्र नहीं है दोस्तों? तो भूमंडलीय करण का नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, आयात शुल्क में कमी करना, आयात लाइसेंस को समाप्त करना। ये दोस्तों भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है। भूमंडलीकरण क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में हम आयात का लाइसेंस थोड़ा रद्द कर सकते हैं, किसी देश कोई से हमें आयात करना पड़ेगा ना। इसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है कि आयात निर्यात वगैरह सब बताया। देखिए मैं यहाँ दो चीजें आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ, शायद आपको कहीं आपने कभी ध्यान भी ना दिया होगा। एक होता विनिर्माण, क्या होता है? कहीं सुने होंगे विनिर्माण, सुने है कि नहीं? एक विनिर्माण होता है, एक होता है निर्माण, ठीक। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है, विनिर्माण और निर्माण। दोस्तों देखिए निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, यानी जैसे भवन है, जैसे हमारी मतलब भवन है, मतलब कोई बन रहा है, कोई घर बन रहा, मतलब भवन वही हो जाएगा कहीं पे मतलब मशीन बन रही है तो ये सब निर्माण में आता है, समझ में आया? जैसे हाईवे बन रहा है, ये सब निर्माण में आ जाएगा। विनिर्माण का मतलब ये होता है मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पे मतलब कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, यानी द्वितीय क्षेत्र इसमें शामिल हो जाता है, ठीक। और इस समय क्या है दोनों में, अगर हम बात करें, अभी दूसरी तिमाही की रिपोर्ट आई थी, उसमें दोस्तों क्या था, अगले साल की दूसरी तिमाही में 12% इसकी वृद्धि दर थी, 12.4 थी शायद, 12% मान लीजिए मोटा मोटा, मतलब इसकी ग्रोथ रेट थी। लेकिन वर्तमान में जानते हो कितनी है? 2% हो गई है। मतलब सोचने वाली बात है कि पहले 12% थी, वर्तमान में 2%। इन दो क्षेत्रों में दोस्तों, जबकि इतने मतलब महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे। इसका रीजन क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है। लोग कैसे भाई हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम कहाँ मार्केट में जाके पैसा खर्च करेंगे? पैसा होगा तभी तो करेंगे। तो ये थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों। ये मैं ऐसे बता दिया थोड़ा आपके इंटरटेन के लिए, और दूसरी चीज इंटरटेन नहीं करना है इसमें, ये मतलब कॉन्सेप्ट है, इसे समझना है दोस्तों, ठीक है। इससे आपके पीछे रीजन। अगला स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मुद्रास्फीति के साथ मंदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा अलग से बता देता हूँ, इंटरेस्ट बना रहे ताकि आपका ना, कुछ चीजें जानना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत सारी चीजें जानना, लेकिन मैं नहीं बता सकता, एक लिमिट है, नहीं तो मैं बताता तो बहुत कुछ। और देखिए दोस्तों तो एक चीज और मैं बता दूं आपको, कि अभी जब हम पेन टाइप पे पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप सामने मुझे देख भी पाएंगे, और देख भी पाएंगे तो आप मतलब
मैं कोशिश करूँगा लाइव भी आऊँ उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें भी बातें होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं करने की कोशिश करूँगा। बस थोड़ा-सा समय चाहिए मुझे, मैं अपनी चीज़ें बेटर कर लूँगा और ज़्यादा। देखिए अगला है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मैंने आपको बताया था कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 11 एएम पे शुरू हुई थी। इसीलिए वर्तमान में भी आप देखे होंगे संसद की बैठक जब शुरू होती है, तो कब होती है? 11 बजे होती है। होती है कि नहीं? तो यही रीज़न है, ठीक? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आप जानते हो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन थे? बाबा साहब थे। अभी देखो अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की है। तो मतलब ये सब बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही कहें। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है दोस्तों? तो ये किसका वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की है, धर्म की है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ये धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक, कौन सा है? अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए वो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है दोस्तों। हमारे यहाँ राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष हो, इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ मतलब सांसद चुने जाने के योग्य हो, भारत का नागरिक हो, सही है ये। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत, पढ़ा लिखा। हमारे यहाँ राजनेता दोस्तों पढ़े लिखे नहीं, उच्च उच्च पदों पे बैठे हुए, गजब लेवल चल रहा है। अरे मतलब क्या ही कहें, लेकिन ठीक है जो भी है, क्या ही किए। देखिए यहाँ अगर हम बात करें पैसेज की दोस्तों, मैं इतना बड़ा पैसेज पढ़ूंगा टाइम लगेगा, आपको तो पता है। मैं आंसर डायरेक्ट ले चलता हूँ। लिखा है व्हाट इम्प्रूव द फिट एंड एफिशिएंसी ऑफ न्यू गारमेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पेपर पैटर्न्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिखा है व्हाट वर द स्किल्स दैट वर एम्फेसाइज्ड फॉर यंग वोमेन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सेल्फ सफिशिएंसी, रिसोर्सफुलनेस। देखिए दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन नजर आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ इस पे पकड़ बनानी है, किस पे? दो चीज पे, एक पैसेज पे, एक क्लोज टेस्ट पे। 10 नंबर का मैटर यही है दो, तो इनको पकड़ लीजिए जम के। और अगर वहां से 15 नंबर में अगर आपके 8 भी नंबर आ गए तो 10 8 18 नंबर हो जाएंगे आराम से। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु वाज द टारगेट ग्रुप। तो इसमें टारगेट ग्रुप कौन था? आराम से आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। एडोलसेंट गर्ल थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाउ डिड होम स्विमिंग हेल्प अमेरिकन वुमेन। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दे वेंट बियॉन्ड इकोनॉमी बाउंड्रीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर पैसेज दे दिए हैं, लेकिन इतना हमारा मानना है कि इतना पैसेज नहीं देगा, दो दो पैसेज। ठीक, क्लोज टेस्ट होगा तो मान सकते हैं, हम ये करेंगे नहीं पैसे दोस्तों। आप ज़्यादा लोड ना लीजिएगा कि छोड़ दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इतना दोस्तों करना नहीं है आपको। ठीक, ये सब आप अपने हिसाब से करिएगा, यूट्यूब पे कर लीजिएगा वहां से, क्योंकि देख पाएंगे हम। यहाँ से कैसे स्क्रॉल करके आपको पढ़ के बताएंगे, बहुत टाइम चला जाएगा ना आपका। आप ही के फायदे के लिए कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ दोस्तों। लिखा एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर। देखिए माउंटेन्स आर यूजली कवर्ड विद आइस, नो इधर। तो इसमें हमें क्या बताना है? इधर बताना है दोस्तों। देखिए एट दिस टाइम, इस समय, ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर। दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका ए ही गलत है। क्या है? ए गलत। अब यहाँ से हम कहाँ एट दिस टाइम ऑफ, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, ये ऑप्शन नंबर इसमें ए गलती है। ठीक, बस इतना याद रखिए, ए गलती है। अब इसमें कहाँ से शुरू किए कहाँ खत्म किए कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब लाइन पूरी एक में मिला दिए हैं दोस्तों। ठीक, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा दोस्तों मेरे, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे ही ए याद रखिए, क्योंकि इसमें सब मिला दिए हैं ना, पूरी की पूरी लाइन मिला दी है, तो समझ नहीं आ रहा। देखिए अगला लिखा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन आईएएस ऑफिसर, नो इधर। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या हो जाएगा? आर हो, इसमें लिखे हैं आर, क्या लिखा है? आर लिखा है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जबकि यहाँ इज होगा दोस्तों। आप कहेंगे फ्रेंड्स है तो आर कैसे होगा दोस्तों? फ्रेंड्स एक्चुअली देखिए यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन लगा है, सब्जेक्ट तो वन है ना, वन के हिसाब से इज आएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, समझा कि नहीं? तो ये चीज इसके हिसाब से हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ इज होगा वन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट हिज आ एपिक, एपिक पोयम, नो इधर। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? आ एपिक पोयम। इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी है, यही इधर है। अगला है कि आफ्टर, अरे यार,
एक सेकंड दोस्त यार, यहाँ हाथ लग जाता है तो फिर काम गड़बड़ हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक सेकंड मैं ऊपर कर दूँ। आज किस्मत ही नहीं सही मुझे लग रहा है। 2 बार हो चुका है ऐसा, एक बार वीडियो मैंने तो पूरी काट दी थी 15 मिनट बनाने के बाद, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता ना, तो इसीलिए मुझे कट करना पड़ा। एक सेकंड दोस्तों बस। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। चलो हो ही गया है तो क्या ही। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग थे, ये हमें थोड़ा जल्दी करना होता, मैं कोशिश करता हूँ 30 मिनट के अंदर हो जाए प्रैक्टिस सेट, लेकिन हो ही नहीं पाता है। लिखा है आफ्टर टोलिंग वेरी हार्डली, ठीक। उसके बाद लिखा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल। तो इसका आंसर जानते हो दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आफ्टर टोलिंग वेरी हार्डली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप देखेंगे। आप थोड़ा मतलब ऐसे अंदाजा लगाइएगा। बाकी मैं पीडीएफ तो दिया हुई हूँ, वहां जाके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा पूरी ऊपर से नीचे। लिखा एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, नो इधर। अरे बाप रे बाप, तो यही हो जाएगा एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, इंटरप्ट होगा, ठीक। अब जो भी होगा देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। इसमें रॉन्ग है, ये समझ के चलिए। लिखा सी हैड ऑलवेज होप्ड दैट हर डॉटर वुड बिकम आ डॉक्टर होगा ना, बिकम आ डॉक्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हाइड इन द लो। देखिए इसमें सीधी सी बात है, यहाँ पे दोस्तों आना क्या चाहिए, इसमें थर्ड फॉर्म आना चाहिए। मतलब अगर हम बात करें इसके किस हिसाब से आना चाहिए, ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हाइड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिस मैन वाज एन accomplish द थीफ, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, विद द थीफ हो जाएगा, एंको accomplish विद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप ही लोगों के मतलब कहने पर मैंने इंग्लिश पढ़ाया है, नहीं मैं पढ़ाता नहीं दोस्तों, मैं आंसर बताते चल रहा हूँ, आपने कहा टिक लगा दीजिएगा, मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक। तो थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो क्षमा चाहिए दोस्तों, मैं आंसर सही बता रहा हूँ आपको, लेकिन रीजन मैं नहीं बता सकता ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी बहुत नहीं आती, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। झूठ बोलना नहीं मुझे, जो आता है साफ साफ है। लिखा है द सिख, और आता भी है तो मुझे तब मतलब मैं रिवीजन करूंगा इंग्लिश का भी, तब मुझे रिवाइज होगा, मैं बहुत दिन से पढ़ा नहीं 3-4 साल से ना, इसीलिए दोस्तों। और आप ही के साथ प्रैक्टिस कराते ही मैं पढ़ता हूँ। लिखा द सिख यूनिट्स आर डिटैच्ड द मेन ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फ्रॉम, ठीक। ग्रामर नहीं आती ऐसे मान लीजिए, पैसे थोड़ा बहुत तो बता ही सकते हैं। लिखा लेट में कंग्रेचुलेट यू योर सक्सेस। देखिए आप बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिखा लेट मी कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैनी पीपल हु प्रैक्टिस सीन, देखिए यहाँ लिखा प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफी एज अ हॉबी टर्न इट इवेंचुअली इनटू अ लवलीवुड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। सी इज ऑफ लिजार्ड्स, ओ माय गॉड, मतलब आप बताइए ये डरेगी कि नहीं, तो अफ्रेड ऑफ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिज पाथ वाज बेसिड डिफिकल्टीज, तो ये क्या हो जाएगा इसका, विद हो जाएगा। अगला है द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग थिंक इट केयरफुली, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इट ऑफ केयरफुली। अगला है द प्रीस्ट वाज इनोसेंट कुड नॉट प्रूव्ड इट, तो ये हो जाएगा बट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब देख लेते हैं हिंदी की ओर मूव करते हैं दोस्तों, थोड़ा जल्दी देखेंगे। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे असंतुष्ट और रुष्ट देखकर मुझको यूं बोले, हम भी कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते, वो कैसे को वो कैसे ऊपर को उठ सकते। भाई मूड ही खराब हो रहा है यार, अरे यार आज तो भैया बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत की बात है यार, यही था पैसेज क्या। भाई यार माफ कर सकते हो मुझे, अगर नहीं माफ कर सकते हो तो मैं बताऊं, आप लोग ट्रेन जहां जहां हैं ट्रेन पकड़ के इलाहाबाद आना, मुझे पीट के फिर वापस चले जाना क्योंकि आपके भाई से गलती हो रही है तो क्या ही करे।
यार क्षमा चाहिए चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूँ, मैं तो सोचता हूँ जल्दी हो जाए। देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ ये पद ध्यान से थोड़ा, मैं नॉर्मल ही पढ़ूँगा। लिखा, मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे-छोटे पौधे असंतुष्ट और रुष्ट देखकर मुझको यूँ बोले, हम भी कितने बदकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते, वो कैसे ऊपर को उठ सकते हैं, इसी बड़े की छाया ने ही हमको बौना बना रखा, हम बड़े दुखी हैं। बस खत्म। ठीक। काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? बरगद का पेड़ है, बौने पौधे हैं, संघर्ष का जीवन जीना है या अपने आप चुनौतियां स्वीकार करना है। तो आपको कौन सी चीज इसमें नजर आ रही है? तो काव्यांश का उचित शीर्षक बौने पौधे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर, दोस्तों ये माने हैं जो है बुक वाले, मान लिया ऑप्शन नंबर ये। काव्यांश में बरगद का पेड़ किसका प्रतीक है दोस्तों? तो देखिए, जो अगर हम बात करें बरगद के पेड़ दोस्तों, इसकी आयु अधिक होती है ना, दीर्घायु वृक्ष का प्रतीक है। अगला, छोटे छोटे पौधे क्या चाहते हैं दोस्तों? तो छोटे छोटे पौधे जो है अपनी चुनौतियां स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, नन्हे पौधे बरगद से असंतुष्ट क्यों है? अब देखिए ये क्यों असंतुष्ट है दोस्तों, इसका तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि ऑप्शन नंबर जो बड़ा हो उस पे चले जाएं थोड़ा आप। वे बरगद को खतरनाक मानते नहीं दोस्तों, वो बरगद को अन्याय मानते नहीं दोस्तों, वे बरगद को दुश्मन मानते नहीं, वे बरगद की छाया को अपने विकास में बाधक मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, बौना बना रखा है में कौन सा अलंकार है? सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? बा, बा, बौना बना रखा, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कान पकड़ना का अर्थ क्या होता है? कान पकड़ना यानी क्या होता है? प्रतिज्ञा करना, गलती मानना, स्वीकार करना और जो है निश्चय, तो ये प्रतिज्ञा करना इसमें दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है दोस्तों, जैसे हिंदी की क्या है? देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन ये है, वक्र का विलोम क्या होता है? ऋज होता है। वक्र का क्या हो जाएगा? ऋज। ठीक। अगला है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्ति किसकी रचना है दोस्तों? तो किसने रचित की है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लिखा है, शोषक का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो शोषक का विपरीतार्थक शब्द है पोषक, क्या हो जाएगा? शोषक का पोषक हो जाएगा। लिखा, जो पुरुष कविता की रचना करता है कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? कवि कहलाता है। क्या कहलाता है? कवि कहलाता है। ठीक। आगे बढ़ जाए दोस्तों, बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हम कर चुके हैं आराम से। और बाकी आप लोग जीएस संगम की बुक मैं जो शाम को करा रहा हूँ जरूर करिए दोस्तों, आपके बहुत बेनिफिट के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए लिखा है, जो दूसरे की हत्या करता है दोस्तों, जो दूसरे की हत्या करे हत्याचा हत्यारा होता है। राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए राम पढ़ता है बिल्कुल सिंपल वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य है। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, इसमें जो है कौन सा मतलब कथन है? तो देखिए बड़े बड़े संकट है, इसके जगह पे हमें बताना है कि कौन सा उपयुक्त है। तो देखिए जो मुश्किलें, बाधाएं, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, लाल पीला होना, क्रोधित होना, गुस्सा होना। ऑप्शन नंबर क्या करना? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निर्गुण भक्ति धारा का संत कब कौन है? तो निर्गुण धारा के कौन है? कबीर जी है। मैं का बहुवचन हम होता है दोस्तों, मैं हम। ठीक। अगला, जैसे आई वी एक वचन, सॉरी एक वचन है, वो नहीं होता है आई वी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना। उज्जवल, उज्जवल का संधि विच्छेद क्या? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। देखिए संधि वंधि बार बार आप पढ़ेंगे तभी याद होगा दोस्तों, उसकी कोई भैया हम बताए जो इतने नियम कानून जो बता देते हैं, मतलब याद कभी नहीं होता। हम तो कभी नहीं याद कर पाए हैं अपने पूरी लाइफ टाइम में, बस मैं, लेकिन कभी गलत नहीं हुआ ऊपर वालों की दया से। क्योंकि रीजन ये है, क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, कम से कम संधि को मैंने 10 बार रिवीजन किया होगा, तो अब संधि को 10 बार रिवीजन कर लिया, बार बार मॉक दिया, वहां आया, मॉक दिया, वहां आया, तो इस तरह याद हो गया। अगला, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए विकल्पों में से। जैसे सतमार्ग, सनमार्ग हो जाएगा, सतमार्ग का क्या हो जाएगा? सनमार्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिदेव में कौन सा जो है समास है? तो देखिए त्रिदेव में जो समास है हमारा दोस्तों, द्विग समास दिया है। ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए अच्छा, बहुब्रीहि भी आप सोच सकते हैं, ठीक, लेकिन ये दोस्तों यहाँ त्रिदेव में द्विग ही लगाना पड़ेगा हमें। ठीक, क्योंकि वो नहीं, मतलब इसमें बताया है कि जिसके तीन तीन आंखों वाला देव वगैरह वगैरह, जो इस तरह होता नहीं है, जिसका लंबा है उदर, लंबोदर, इस तरह, तो वो यहाँ तो दिया नहीं है। लेकिन हो सकता है बहुब्री, ऐसा नहीं कि बहुब्री नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन यहाँ माने हैं बी, तो हम बी चूज करेंगे। अगला है, संगीतज्ञ में समास कौन सा है? तो संगीत प्लस ज्ञा, संगीतज्ञ,
मतलब संगीत को जानने वाला, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का दुर्भिक्ष आयोग आप सुने हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री में दुर्भिक्ष आयोग आया था, कई सारे आयोग, तो दुर्भिक्ष ही होता है अकाल। देखिए हिस्ट्री को मैंने यहाँ से रिलेट कर दिया, और यहाँ से हिस्ट्री, अगर मुझे हिस्ट्री का ये दुर्भिक्ष ना पढ़े तो हो सकता है थोड़ा गलत होने की चांस रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वहां अकाल के लिए ही आया था दुर्भिक्ष आयोग। अगला है कि खल का पर्यायवाची क्या है? खल का होता है दुष्ट, नीच, गांव में कहते पाजी, ये तुम्हारा लड़का बड़ा पाजी हुईगा है, इसका सुधार लो, इस तरह कहते नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा हंसी मजाक रहता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। देखा इनमें से किस शब्द का विलोम आगम है दोस्तों? आगम के क्या होता है? सुगम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवनी का दोस्तों क्या होता है? अवनी का हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए मैं 1 घंटे दोस्तों आपको डेली कराता हूँ, मतलब 1 घंटे नहीं, 40 मिनट की क्लास में लगभग आपको 300-400 क्वेश्चन में कराता हूँ। कहाँ? जीएस संगम की बुक, तो आप उतना तो कर ही सकते दोस्तों। यूट्यूब पे लोग 50 क्वेश्चन कराते हैं, घंटों घंटों खा लेते हैं, लेकिन मैं इतना बताता हूँ, ट्रिक भी, मेथड भी, सब कुछ बताता हूँ, तो आप जरूर देखें दोस्तों, थोड़ी मेरी मेहनत को सार्थक बनाएं। तो मैं इतना ही चाहूंगा, बाकी आप जो है कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।